बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। JIT ने जो रिपोर्ट बना के देनी थी जी वो दे दी। आसिफ जरदारी साहब हो, फ़िरयाल तालपुर साहिबा हो, अनवर मजीद हो या उनके साथ इर्द गिर्द जितने लोग हैं जो कि इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं एलिजिडली, उनके बारे में सारी रिपोर्ट्स ब्लैक एंड वाइट में बना के उन्होंने दे दी और कोर्ट के सामने पेश कर दी। नाउ द इशू इज़ कि इस जो बनाई गई है JIT, इसके अंदर ये नहीं कहा गया कि जनाब किसी को फाइल ला दो या उसकी मेंबरशिप ख़त्म कर दें या उसकी पार्लियामेंट की मेंबरशिप ख़त्म कर दें, ऐसा किसी जगह पे नहीं लिखा गया। बट ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें बहुत सी मौजूद हैं। मैं चाहता ये हूँ कि बेनामी अकाउंट्स के बारे में पूछा जाता रहा है और बेनामी अकाउंट्स के बारे में जिक्र भी होता रहा है और ये इल्ज़ामात भी हैं आसिफ जरदारी साहब पे कि उन पे बेनामी अकाउंट्स उन्होंने ऑपरेट किए या उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्होंने बेनामी अकाउंट्स ऑपरेट किए। लॉ क्या कहता है, कानून क्या कहता है इस बारे में, और बेनामी अकाउंट्स को से टैक्स वसूल किया जा सकता है, बेनामी अकाउंट्स कन्फिस्केट किए जा सकते हैं कि बेनामी अकाउंट्स है क्या, बनेगा क्या, ये क्या कहता है कानून, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। और जो कानून है क्या असल में, ये सारी चीज़ें मैं जानना चाहूँगा। उसके अलावा मैं चाहूँगा ये कि एक स्पेस वॉर की यहाँ पे जनाब आवाज़ें आ रही है और इंडिया बड़ा शोर कर रहा है जनाब कि शायद कोई स्पेस वॉर में हमें धकेल दिया जाएगा और उसने शायद कोई सैटेलाइट जनाब कोई तबाह कर दी है और ये कर दिया वो कर दिया। मैं सादे लफ्ज़ों में बात कर रहा हूँ। सो इस पर भी मैं बात करना चाहूँगा। हुकूमत जो है उसने फैसला किया हुआ है जनाब कि गुर्बत को ख़त्म कर देगी। गुर्बत कैसे ख़त्म होगी और उसकी प्लानिंग क्या है वो भी मैं जानना चाहूँगा। 50 लाख घर एक मुश्किल टारगेट है, क्या मुश्किल टारगेट जो 50 लाख घर वाला है ये पूरा होगा 5 साल में या नहीं हो पाएगा, ये भी मैं जानना चाहूँगा। इन सब के लिए मेरे पास एक पैनल मौजूद है जनाब, और बड़ा अच्छा पैनल है मेरे पास, और उसमें है जनाब लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, जनरल नईम खालिद लोधी साहब, अहमद यार हिराज साहब है मेरे साथ PTI से, चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर्स इंस्पेक्शन कमीशन के, नाज बलोच साहबा पीपल्स पार्टी से, और शब्बर जैदी साहब इकोनॉमिस्ट हैं। और मैं शुरू करना चाहूँगा शब्बर जैदी साहब से। शब्बर जैदी साहब, मुझे ज़रा कानून समझा दीजिए, लोग भी कानून समझ लें कि बेनामी अकाउंट्स का कानून है क्या और हुकूमत कर क्या सकती है, क्योंकि बड़ी आवाज़ें आती है बेनामी अकाउंट्स, उसमें जनाब अरबों खरबों रुपए, और कभी कुल्फे वाले के पास, कभी फलूदे वाले के पास अकाउंट। सो ये है क्या जी, ज़रा इस पर एक्सप्लेन तो करें, हुकूमत कर क्या सकती है इस पर। देखिए, बेनामी अकाउंट या बेनामी एसेट उसे कहते हैं कि पैसा है भी मेरा और उसका मुनाफा भी मुझे जा रहा है, मगर उसका लीगल टाइटल किसी ऐसे आदमी के नाम है जिसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए उसको बेनामी कहते हैं। मतलब पैसा का सोर्स भी मेरा है और उसका बेनिफिट भी मुझे जाएगा, और मगर उसका जो लीगल टाइटल है वो किसी ऐसे आदमी के साथ के नाम है जिसका कोई ताल्लुक उस अकाउंट के साथ नहीं है जी। कि पाकिस्तान, ये बेनामी जो कानून का सिलसिला है ये सिर्फ इंडो पाकिस्तान में होता है, दुनिया में कहीं बेनामी का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है। और इसकी तीसरी बात यह है कि बेनामी कानून को हमारी अदालतों ने जायज करार दिया था फॉर वेरियस रीजन। उन्होंने कहा था कि बेनामी रखना गैर कानूनी नहीं है, आप बेनामी रख सकते हैं, मगर अगर बेनामी रखेंगे तब भी उस पर इनकम टैक्स आपको देना है, ये एक अलग कानून है। 2017 में एक मिनट शब्बर साहब, ये कानून है कि जनाब बेनामी अकाउंट रखा जा सकता है? या हाँ, इससे हमारे पास कोर्ट के डिसीजन हैं बड़े क्लियर कि बेनामी का खतरा रहता है, इसलिए क्योंकि हम 2017 में लाए प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी। इसका मतलब है 2017 से पहले बेनामी अलाउड था, जब भी तो लेकर आए कि बेनामी अब प्रोहिबिशन होगी, अदरवाइज बेनामी का कानून लाने की जरूरत क्या थी। अच्छा, आप समझे मेरी बात। बेनामी का हम लेकर आए कानून प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी एक्ट 2017 कि अब 2017 के बाद से बेनामी रखना पाकिस्तान में नाजायज हो जाएगा। अच्छा, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी एक्ट 2017 प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी एक्ट 2016 ऑफ इंडिया की कॉपी है। अच्छा, तो उससे पहले, यानी कि शब्बर साहब, उससे पहले बेनामी अकाउंट जो थे वो जायज थे, ये आप कह रहे हैं? वो हाँ, कानूनी तौर पे बेनामी रखना जायज था। इनकम टैक्स जरूरी था, उसके ऊपर वो एक अलग सब्जेक्ट है, मगर बेनामी होना कोई इलीगल नहीं है, ये मैं आपको दोबारा रिट्रेट कर रहा हूँ। और इसीलिए बेनामी कानून लाया गया कि बेनामी को प्रोहिबिट किया गया कि 2017 के बाद कोई आदमी बेनामी कानून नहीं रख सकता, अगर रखेगा तो उसकी जायदाद कन्फिस्केट कर दी जाएगी। ये कानून है बेनामी।
उसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी एसेट एक्ट 2017। अच्छा, उसके रूल नहीं बने थे, जो अब 19 मार्च 2017 को रूल बन गए। तो टेक्निकली स्पीकिंग बेनामी कानून 2017 से लागू हो गया। ओके। अब इसका मतलब ये हुआ कि 2017 के बाद कोई भी ट्रांजैक्शन अगर बेनामी करता है तो वो गैर कानूनी है और गवर्नमेंट का राइट है कि उसको कन्फिस्केट कर ले। एक प्रोसेस दिया गया है किस तरह कन्फिस्केट किया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक मिनट शबर साहब, कैसे कन्फिस्केट कर सकती है 2017 के बाद जो बेनामी अकाउंट से? जो उसका एक प्रोसेस है पूरा, एक आईटीओ आइडेंटिफाई करेगा, फिर उसको नोटिस देगा, फिर उसके बाद एक ट्रिब्यूनल बनेगा, वो जस्टिफाई करेगा कि, और फिर अगर ट्रिब्यूनल ने कहा कि हाँ बेनामी है तो वो कन्फिस्केट हो जाएगा स्टेट के नाम पर। उसका पूरा प्रोसेस रूल के अंदर दे दिया गया है और एक्ट के अंदर भी दे दिया गया है। ओके, ठीक है जी। तो वो हुकूमत जो है उसको वो जितना अमाउंट है कन्फिस्केट कर लेगी। ये कानून है 100% कन्फिस्केट कर सकती है। लेकिन वो अकाउंट अगर 2017 के पहले बना हुआ है तो वो उसको कन्फिस्केट कर सकेगी जो अकाउंट है। ये भी अगर आप सवाल ये है कि अगर किसी आदमी के पास बेनामी अकाउंट 2017 से पहले था, कानून के आने से पहले था, ये आपका अकाउंट मेरे नाम था या मेरा अकाउंट आपके नाम था, तो क्या गवर्नमेंट का राइट उसको कन्फिगर करने का है? मेरा उस पे आंसर ये है कि गवर्नमेंट का उस पे राइट नहीं है इनकम टैक्स देने के, मगर उस आदमी को एक मौका देना होगा कि एक टाइम देना होगा कि उसको एक टाइम के अंदर वो नामी कर ले। यानी नामी करने का मतलब ये है कि उस आदमी के नाम ट्रांसफर कर दे जिसका वो एक्चुअली है, मगर उस बेनामी लॉ पुराने वाले अकाउंट को कन्फिस्केट करने का राइट नहीं देता कानून में। ये मेरा इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है। सवाल ये है कि अगर ये बेनामी अकाउंट खुला था 2017 से पहले और 2017 के बाद भी ऑपरेट होता रहा है तो फिर उस पर क्या कानून कहता है? उसका कानून ये है कि उस आदमी को एक टाइम दिया जाएगा कि वो 2017 के आने के बाद उसको नामी में कन्वर्ट करे। क्या करे सर? सॉरी, कैन यू रिपीट योरसेल्फ? बेनामी अकाउंट 2016 से पहले खुला है, उसको एक प्रोसेस के तहत उसके असली ओनर के नाम ट्रांसफर करना पड़ेगा उसको। अच्छा, इस तरह तो बड़े लोगों की लॉटरियां निकल आएंगी। कन्फिस्केट नहीं होगा, कन्फिस्केट होने का राइट गवर्नमेंट का नहीं है, मगर उसको नामी के नाम ट्रांसफर करना पड़ेगा। वो एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, वो उसके बारे में डिस्कशन होनी है। मगर 2017 से पुराने बेनामी अकाउंट तो उसका गवर्नमेंट के पास कन्फिस्केशन राइट नहीं है। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। अच्छा, ये आपका कहना है। अच्छा जी, और ये कानूनदान बता देंगे, आपको एक्सप्लेन कर देंगे मजीद इसके ऊपर। ये पोजीशन है बेनामी अकाउंट की। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। आप ये कह रहे हैं कि 2017 में एक कानून आया था और उसके बाद 2017 के बाद जो बेनामी अकाउंट्स खुले हैं वो गैर कानूनी है और उसमें अगर ट्रांजैक्शंस हुई हैं तो वो गैर कानूनी है। वो सारी पैसा जो है कन्फिस्केट किया जा सकता है, हुकूमत जो है पैसा कन्फिस्केट कर सकती है। और अगर 2017 से पहले बेनामी अकाउंट खुले हुए हैं तो वो उसमें टैक्स लिया जा सकता है। ऐसे ही है कुछ? जी, ये बिल्कुल ऐसे ही है। और 2017 से बाद वाले में भी टैक्स तो लेने का राइट हमेशा से ही है। टैक्स तो चले, वो तो चलता रहेगा टैक्स, लेकिन उसके 2000 पहले भी था, आज भी है। ठीक है, लेकिन 2017 से पहले के जो है बेनामी अकाउंट्स, उनको उन पे कोई चीज लागू नहीं होती, कानून लागू नहीं होता। कानून लागू नहीं होता, मगर उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज तो पाकिस्तान में दो इकोनॉमी चलनी शुरू हो जाएगी, एक नामी और बेनामी। इसलिए एक गवर्नमेंट को ट्रांजिशन देनी पड़ेगी। पुराने बेनामी है या थर्ड बेनामी है, उनको किस तरीके से नामी में कन्वर्ट किया जाए। अच्छा, सो वो उसमें पॉलिसी वाजे करनी पड़ेगी। हाँ, पॉलिसी वाजे बनी, वो बन जाएगी इंशाल्लाह, वो बन रही है जी। वो बन जाएगी और वो बन रही है। चले, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। जनरल साहब, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब जी 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 और अहमद यार राज साहब, ये तो नवा मसला खलो गया, इसको कैसे हैंडल किया जाएगा जी? यहाँ पे तो बहुत इल्ज़ामात लग रहे हैं कि जनाब बेनामी अकाउंट्स अरबों रुपए खरबों रुपए के बेनामी अकाउंट्स, ये नवा इतने कानून आ गया जी, मतलब कानून के आगे वजाहत आ गई। जलील साहब, देखिए, मेरा तो ख्याल ये है कि ये जो इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं ये सही नहीं है। अच्छा, जब ये कानून पास हो गया कि बेनामी अकाउंट्स आप नहीं रख सकते जी, और लोगों को उससे पहले थे, तो लोगों का ये फर्ज है कि उनको अपने नाम पे कराएं अकाउंट्स को। ठीक है जी। अगर उन्होंने साल, 1.5 साल, 2 साल गुजरने के बाद नहीं कराए उनको अकाउंट्स और टैक्स भी नहीं दिए, तो फिर ये स्टेट का राइट है कि उससे वो सारे पैसे जब्त कर ले
और इसमें यह समझता हूं कि ये जो अभी इंटरप्रिटेशन दी जा रही थी, हमारे वकला तो इसके ऊपर बातचीत करेंगे, क्योंकि यही इनके लिए स्पेस है जहां से ये खेल सकते हैं। लेकिन अगर आप इन द स्पिरिट ऑफ द लॉ देखते हैं तो फिर ये मैं समझता हूँ कि जायज नहीं है, क्योंकि किसी का अकाउंट है 2017 से पहले और 17 के बाद लॉ आ गया है तो उसको फौरन उसको कन्वर्ट करना चाहिए, अगर नहीं किया तो उसको हिसाब भुगतनी चाहिए उसके। ठीक है। हिराज साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस वन जी? ये पॉलिसी तो बना रही है हुकूमत, पॉलिसी बनाने पे जा रही है, वाजे करने जा रही है हुकूमत के जनाब क्या कैसे इसको हैंडल किया जाएगा बेनामी अकाउंट्स को जो 2017 से पहले के हैं। लेकिन अभी आप समझते हैं कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? जो इस वक्त केसेस चल रहे हैं आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर या उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे केसेस पे कोई फ़र्क पड़ेगा जब तक पॉलिसी वाजे नहीं होती हुकूमत की? जी देखिए राना साहब, जो 2017 का एक्ट है वो पिछली हुकूमत का बनाया हुआ एक्ट है और पिछली हुकूमत के वक़्त से ही ये बात होती चली आ रही है कि ये बेनामी अकाउंट हैं और ये मुख्तलिफ लोगों के नाम हैं। जी आपको याद होगा कि पार्लियामेंट की फ्लोर के ऊपर नून लीग के लीडरों ने पीपल्स पार्टी के लीडरों पर ये टोटल गुफ्तगू की थी और बार बार की थी कि हमने अकाउंट निकाल लिए हैं और ये अकाउंट जो हैं ये बेनामी हैं और इनमें सारी लीडरशिप मुलव्वस है। ठीक। जहाँ तक इस लॉ का ताल्लुक है, जब ये लॉ आ गई तो उसका मतलब है कि इसके बाद, इस लॉ के बनने के बाद तमाम बेनामी अकाउंट जो हैं वो गैर कानूनी तस्वर होंगे, चाहे वो 2017 से पहले जनरल साहब के साथ चाहे वो पहले से हो, अदरवाइज इस कानून को बनाने का कोई तुक ही नहीं था। अच्छा ठीक है। तो अब जबकि ये लॉ बन चुकी है तो या तो ये तमाम हजरात जिनके बेनामी अकाउंट हैं इनको ओन करें और इसके ऊपर जो टैक्सेस बनते हैं वो पे करें, या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई का हक हुकूमत रखती है इस एक्ट के तहत। ठीक ठीक है। नाज बलोच साहिबा, शब्बर जैदी साहब ने कहा है जनाब कि पॉलिसी बनने जा रही है, हुकूमत पॉलिसी वाजे करेगी कि 2017 के बाद जो अकाउंट खुले हैं बेनामी वो नाजायज़ हैं, उनको हुकूमत कन्फिस्केट कर सकती है, लेकिन 2017 से पहले जो बेनामी अकाउंट्स पे उस पर कैसे उसको लेके चला जाएगा हुकूमत अभी वाजे करेगी अपनी पोजीशन और उसको एलेबोरेट करेगी कि हाउ विल दे गो अबाउट इट। जी व्हाट्स योर टेक ऑन दिस वन जी? इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा जरदारी साहब पे, आपकी लीडरशिप पे, या फरियाल तालपुर साहिबा पे, या केसेस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो टुडे। अच्छा जी, ये आप जो बात कर रहे हैं, मैं आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर ये भी कानून आ जाए कि पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले और वो लोग जो पीटीआई के साथ बैठे इत्तेहादी हैं उनके जितने भी अकाउंट्स हों या उनके ऊपर ना तो कोई एसेट बियॉन्ड मीन का केस बनेगा, ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी। और इवन अगर फॉर दैट एग्जांपल अगर खुसरू बख्तियार जैसे मिसाल आप देख लें जिनके ऊपर नैब के बहुत मोटे मोटे केसेस हैं एसेट बियॉन्ड मीन के, उनके केसेस तो वाइंड अप करके रख दिए, उनको शट डाउन कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरी अपोजिशन की सियासी जमातों के साथ जो रवैया है, जो एटीट्यूड है, वो आपके सामने है। तो ये जो बायसनेस है इसके ऊपर अगर ये कानून भी लाने की कोशिश कर लें कि जिन जिनका ताल्लुक पीटीआई के साथ है उनके ऊपर नैब के केसेस हों भी तब भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, और जो अपोजिशन में है उनके ऊपर अगर इल्जाम भी हो तो उनको इतना ह्यूमिलेट किया जाए ताकि उनकी एक डेफमेशन भी हो जाए और उनको बदनाम करने की कोशिश की जाए। तो आई वुडंट बी सरप्राइज कि हुकूमत ऐसी भी हिकमत अमली लेकर आ सकती है जो इनके नजर में इनके लिए बेहतर हो। बिकॉज फिर इसमें मतलब क्या हुकूमत को बोले कि वो घर चली जाए, आप लोग बना ले फिर कानून? चेयरमैन नैब तो वैसे ही कह चुके हैं कि 1450 के करीब जो है वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं मुख्तलिफ जिनके ऊपर नैब के केसेस थे उनको दो दफा बुला के उसके बाद उनको जहमत नहीं दी बुलाने की। तो कहीं तो ये कहते हैं कि जी वी हैव टू सी द केसेस नॉट द फेसेस, बट देखने में ये आ रहा है कि दे आर सीइंग द फेसेस नॉट द केसेस। तो ये जो सिचुएशन है इस वक्त वो ऑब्वियस है इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। देखिए, मैं भी आई एम अ पेट्रियोटिक पाकिस्तानी जस्ट लाइक एनीबडी, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये जो नाइंसाफी हो रही है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर आप विच हंटिंग करें, और जो लोग हुकूमत के अंदर आ चुके हैं, इत्तेहादी बन चुके हैं, तो अपनी हुकूमत बचाने के लिए उन लोगों को ऊपर हल्का हाथ रख के हुकूमत कोई पॉजिटिव मिसाल कायम नहीं कर रही है। क्या ऐसा मैं हिराज साहब से पूछ लूं मैं, नाज बीबी जरा हिराज साहब की भी इनपुट ले लूं। श्योर जी हिराज साहब। जी राना साहब,
ये नाज बीबी ने बिल्कुल ज्यादती की बात की है जी। अच्छा जी। पहले भी ये बात हो रही है कि ये कानून पिछली हुकूमत का बनाया हुआ है, पीटीआई का बनाया हुआ नहीं। वैसे ये तो बात ठीक है नाज बीबी, ये इस तरह की बात कर रही, कानून तो पिछली हुकूमतों ने बनाया है, पीटीआई ने तो कानून बनाया ही कोई नहीं। देखिए पिछली हुकूमतों ने बनाया, परवेज मुशर्रफ ने बनाया, परवेज मुशर्रफ का एक ड्रकोनियन लॉ है। तो परवेज मुशर्रफ तो चला गया, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, आप लोग पहले कर लेते लॉ। उसी बात को बुनियाद बना के इस बात को बढ़ाना। देखें एक मिनट मोहतरमा, एक मिनट, ये देखें ना, ये वावेला मचाने से ये मामले सेटल नहीं होंगे। ये कानून पहले का बना हुआ है, इन अकाउंट्स के ऊपर प्रोब पहले से शुरू है। अब देखने की बात सिर्फ ये है कि ये जो प्रोब हो रहा है ये अकाउंट हकीकतन बेनामी है या नहीं है। अगर ये बेनामी है तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर नहीं है तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जी राणा साहब, पीटीआई का मैलिफाइड होना। एक मिनट, लेट हिराज साहब फिनिश। जी राज साहब, फिर आता हूँ नाज बीबी आपकी तरफ। जी मैं सिर्फ राणा साहब यही बात रिएटरेट कर रहा हूँ कि ये कानून पहले से बना हुआ है, इनके ऊपर प्रोब पहले से शुरू था। बिल्कुल ठीक है। और असेंबली के अंदर ये बातें होती रही हैं। अब अगर इस प्रोब के नतीजे में ये बजाय शोर मचाने के सिर्फ अपनी क्लैरिफिकेशन दे दें कि इनका कोई ताल्लुक नहीं है इन अकाउंटों के साथ, अगर इनका कोई ताल्लुक नहीं है और फिर भी ज्यादती होती है तो फिर एतराज करें ना। चले ऐसे ब्लैंकेट वावेला मचाने से तो ये मसले नहीं हल होंगे। ठीक है जी नाज बीबी। अच्छा जी, देखें पहली बात तो ये कि वावेला कोई नहीं मचा रहा। जहां पर आप किसी को अगर पिंच करेंगे तो डेफिनेटली आवाजें उठेंगी। मतलब आपको ना छेड़ा जाए, अगर आपको छेड़ा ना जाए। नहीं, बात यह है अननेसेसरीली। अच्छा दूसरी बात सुने, ये कानून जो है बहुत ही इतना अच्छा सुनहरा कानून है, तो ये कानून क्यों अप्लाई नहीं हो रहा सीएम केपीके के ऊपर इस वक्त के जो गुज़िश्ता दौर में मिनिस्टर थे? इसका बिल्कुल मुझे जवाब मुकम्मल करने दें प्लीज। वो जब मिनिस्टर थे गुज़िश्ता हुकूमत में तो उनके दौर के अंदर अपनी वजारत में उन्होंने अवामी पैसा, जो सरकार का पैसा था, वो पैसा अपने जाती बैंक अकाउंट में रखा और बाद में कहा जनाब ये मेरे से गलती से हो गया। उसके ऊपर क्यों नहीं ये कानून अप्लाई हो रहा? क्यों ये कानून जो है वो स्पीकर केपीके के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा जिनके ऊपर इतने सारे नैब के केसेस हैं? क्यों ये कानून डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा जिनके ऊपर मालम जबा के केसेस हैं? क्यों ये कानून बीआरटी मेट्रो के ऊपर केपीके अप्लाई नहीं हो रहा? क्यों ये बिलियन ट्री सुनामी पे अप्लाई नहीं हो रहा? क्यों ये कानून जो है उन तमाम खुसरो बख्तियार समेत वो तमाम लोग जिनके ऊपर नैब के एसिड बियॉन्ड मीन्स के बेतहाशा केसेस हैं उनके ऊपर ये कानून अप्लाई नहीं हो रहा? ये जो बायसनेस है इन सब के बेनामी अकाउंट्स हैं, इन सब के बेनामी अकाउंट्स हैं। देखिए ये तो साबित होने वाली बात है ना। जब तक कोई चीज साबित नहीं हुई है इल्जामात की बुनियाद के ऊपर जो अकाउंट सामने जो मोहतरमा जो अकाउंट सामने आ गए हैं, जो अकाउंट सामने आ गए हैं, पहले उसका जवाब तो ले लेना। नहीं तो आपने फैसला करना है, आपने फैसला करना है। वो अदालतों में जा रहे हैं, अदालत ये सवाल तो आपको परवेज मुशर्रफ से पूछना चाहिए जिनकी परवेज मुशर्रफ का फोबिया कब खत्म होगा जी? परवेज मुशर्रफ फोबिया खत्म नहीं हो सकता। देखिए इट्स नॉट परवेज मुशर्रफ फोबिया। हकीकत ये है कि कॉपी पेस्ट करके परवेज मुशर्रफ की काबीना को उठा के इस हुकूमत ने अपने पास कैबिनेट का हिस्सा बना दिया है। सारे परवेज मुशर्रफ के वज़रा आज काबीना का हिस्सा हैं, इसलिए परवेज मुशर्रफ पे बात करें तो आपको गुस्सा आता है। और गुस्सा नहीं करें आप, परवेज मुशर्रफ को लेके चलते रहे, लेकिन परवेज मुशर्रफ तो चला गया, 10-15 साल हो गए, अभी तक परवेज मुशर्रफ हो रही है। मुझे ये नहीं समझ आता क्यों ना हो। नहीं मेरी बात राणा साहब, इसका मतलब है कि मियां साहब भी मुल्क छोड़ के चले जाए बाहर मुल्क तो उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी बाहर मुल्क चली जाए तो उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। यही कौन सा कानून है फिर? चलो मैं रजा राज साहब के सॉरी अहमद यार साहब के पास, मैं अहमद साहब आता हूँ आपके पास, जरा एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, लेकिन ब्रेक से जाने से पहले मैं जरा जनरल साहब से एक चीज़ पूछूँ। जनरल साहब जरा एक बात तो समझा दें, ये जो सैटेलाइट इंडिया जो शोर मचा रहा है जनाब के सैटेलाइट गिरा दी और ये हो गया और वो हो गया, इस पर जरा हम जरा रोशनी डालें, हमें जरा एजुकेट कर दें इस पर जी। देखिए जो दावा किया है मोदी साहब ने, ये लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स हैं जो 300 किलोमीटर तक तकरीबन रहते हैं। ये नॉर्मल वेदर सैटेलाइट्स हैं, जो कॉन्स्टेंट सैटेलाइट्स हैं, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। ठीक है। इनकी लाइफ होती है, लाइफ के जब ये खत्म होती है तो इनके अंदर अपना एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म भी होता है, उनसे ये डिस्ट्रॉय कर दी जाते हैं खास जगह पे लाकर, या ये कि इनको अगर आप चाहें तो खुद निशाना बनाकर भी गिरा सकते हैं। ठीक है। दोनों चीजें कोई इतनी बड़ी डील नहीं है ये।
क्योंकि जिस मुल्क ने सैटेलाइट छोड़ा हुआ है उसको पता है आपका सैटेलाइट कहाँ पर है। आप अपने मिसाइल को टाइम करके सिंक्रोनाइज करके फायर करके दिखा सकते हैं, क्योंकि जो भी आपके मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, वो 300 तो बहुत ऊपर चले जाते हैं फिजा में। तो ये कोई इतना बड़ा कारनामा नहीं है जिससे हम इतने परेशान हो, लेकिन इसको प्ले ऐसे किया जा रहा है कि भारत दुनिया की कोई चौथी बड़ी ताकत बन के रह गया है। भारत सिर्फ दुनिया की चौथी बड़ी ताकत बन के नहीं रह गया, पाकिस्तान ने जानबूझ के अपने आप को इस वॉरफेयर से लद रखा हुआ है। ठीक है। दुनिया में सिर्फ 3 ऐसे मुल्क हैं जो मिलिट्री सैटेलाइट्स को तबाह कर सकते हैं इस वक्त, उसमें रूस है, उसमें अमेरिका और चीन है। इसके अलावा किसी के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है इस वक्त, और ना ही वो किसी को देने देंगे, क्योंकि जब वो मिलिट्री सैटेलाइट, अगर आपको याद हो रिगन के दौर में स्टार वार से किस्सा चला था और जिसने रूस की इकोनॉमी को बिठा दिया था चीज से, तो वो एक टोटली डिफरेंट वॉर गेम है। और ये मोदी साहब जिसमें चेस्ट थम्पिंग कर रहे हैं, ये अपने आप को कि हम इस वक्त दुनिया की एक चौथी बड़ी ताकत बन के सामने आ गए हैं, ये हकीकत नहीं है। ये पाकिस्तान के लोगों को भी समझना चाहिए और ये भारत के लोगों को भी समझना चाहिए उनके साथ किस किस्म का झूठ और फरेब किया जा रहा है उनके साथ। तो ये ड्रामा कर रहा है मूडी एक और। मैं एक ब्रेक ले लूँ जी, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। तो हिराज साहब आपके पास भी आता हूँ, नाज बलोच साहबा आपके पास भी आता हूँ, और जनरल नईम खालिद लोधी साहब आपसे भी गुफ्तगू करता हूँ एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जनरल साहब, एक मुख्तसर सा मुझे जवाब चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे इंडिया जो है, मैं खालिद लोधी साहब आपसे बात कर रहा हूँ कि इंडिया जो है यहाँ पे जनाब बड़ी फिर बढ़ के मारना शुरू हो गया मूडी के जी सैटेलाइट डिगा देती है, तो इंज हो गया उंज हो गया। मूडी मेरे ख्याल को समझ नहीं आ रही इन्हों करना की है। बस वो तो भी अपने जोम में मुब्तला है ना उसी तरीके से। वो बुनियादी तौर पे इससे पहले तो कोई, मेरा अपना ख्याल ये है कि कोई रिस्क नहीं लेंगे इलेक्शन से पहले, बाद में कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, बाद में कुछ होगा जी, मेरा ये एनालिसिस है। अच्छा, तो क्या मतलब इस वक्त क्या सिचुएशन, क्या व्हाट इज द सिचुएशन लाइक? इधर यहाँ पे हम थोड़ा सा फैसिलिटेट भी कर रहे हैं कि तालिबान जो है किसी न किसी तरीके से बैठ जाए, कोई सलूशन निकला है अफगानिस्तान का भी, तो फिर हमारे पे इतने मेहरबानियाँ क्यों जी? बस ये तो फिर काफी लंबी चौड़ी बहस है। ये अभी तो आपका प्रोग्राम शुरू होने वाला है, या तो इसके ऊपर सवाल करना तो मैं जवाब दे दूंगा। जी, मैं प्रोग्राम चल रहा है जी, लाइव है। अच्छा जी, सॉरी, मुझे इस बात का पता नहीं था। देखिए, बात ये है कि जहां तक ये बातचीत है अफगान तालिबान और अमेरिकन की, वहां पर स्टेलमेट है। अच्छा जी, 2 बातों पे बात हो गई है, उसके बाद जो है आपको पता है कि बात रुकी हुई है। अच्छा जी, और इसी ज़मन में जो ये बात हुई कि वहां पर दरमे खलीलजाद ने, उनके एम्बेसडर ने जो बड़ा बदतमीजी की है कि इमरान खान के बारे में बॉल टेम्परिंग का जिक्र करते हुए आगे कोई बातचीत की, तो साफ ज़ाहिर उसका जवाब भी गया उधर से। ये जो मोदी जो कुछ पहले भी कर रहा था, ये मेरा अपना तजरिया, मैं गलत हो सकता हूँ, जो मोदी पहले भी कर रहा था वो अमेरिकन की आशीर्वाद से ही था। वो अब खुद उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अकेला ये काम करता। उन्होंने जरूर इसको इंटेलिजेंस प्रोवाइड की, ये सबकी दी होगी कि चलो तुम करो। वैसे भी इस इलाके का वो चौधरी बनाना चाहते हैं उनको, तो वो तो चाहेंगे कि भी तुम कुछ करके भी दिखाओ। तो ये सारा उसका शास्त्राना था। लेकिन ये है कि मेरा अपना अंदाजा ये है, जो आप कह रहे हैं सिचुएशन इस वक्त क्या है, सिचुएशन ये है कि जो हिंदुस्तानी एयरफोर्स है वो जख्मी हालत में है, जो मोदी है वो जख्मी हालत में है। कश्मीरियों पर इन्होंने जुल्म सितम बढ़ा दिए हैं। कश्मीरियों का मोराल बढ़ गया होगा देख करके पाकिस्तान ने जैसा जवाब दिया है, तो वो भी उनके पहले कंट्रोल में नहीं था और कंट्रोल से बाहर जा रहा है। उधर से अमरीकियों से वो बात नहीं मान रहे तालिबान। तो ये अभी दोनों का जैसे पहले था ख्याल कि थोड़ा सा सबक सिखाया जाए पाकिस्तान को, वो अभी तक मौजूद है। और आपने देखा कि पोम्पियो ने जो बात की कि जी ये तो जो हथियार है पाकिस्तान के, ये फिर हमें खतरा है कि गलत हाथों में न चले जाए। तो ये सारी बातों को देखते हुए मेरा अपना अंदाजा ये है कि ये इलेक्शन से पहले तो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन इलेक्शन के बाद ये नहीं कि कोई जंग शुरू होगी, मैं ये जरूरी नहीं कहता, लेकिन जो इनडायरेक्ट वॉर इन्होंने हमारे खिलाफ ऐसी शुरू की हुई है, जो अफगानिस्तान की तरफ से हमलावर होते हैं, जो बलूचिस्तान में कर रहे हैं, जो सिंध में भी इन्होंने किया है, कराची में किया, उसमें जरा बढ़ावा आएगा। अच्छा, और मेरा ख्याल है उसके इंडिकेटर्स अभी भी मौजूद हैं। तो ये अपने उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। जो इनको सुबकी हुई है, इसको ये पी नहीं सकते। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल काम है इतने बड़े मुल्क के लिए, और जबकि पीछे आपके अमेरिका की थपकी भी हो। तो मुझे तो ऐसे नजर आता है कि ये एक टेम्परेरी किस्म का आप समझे खामोशी है,
और बढ़ के भी आप उनकी देख ले, इसका जो है कोई ना कोई काम इनकी तरफ से आपको बड़ा वाज़ेह नजर आएगा, दुनिया को भी नजर आएगा, क्योंकि उसके बगैर इनका बैलेंस नहीं पूरा होता जो इनको सबकी हुई है, पॉलिटिकली अपने अंदर भी और डिप्लोमेटिकली भी और मिलिटरीली भी। तो सबको बैलेंस करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि ये कुछ ना कुछ ऐसी कार्रवाई करें जिसको मल्टीप्लाई कर दें ये मीडिया के थ्रू, और कहें कि जी बात अभी बात बराबर होगी। अच्छा चलें, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। अच्छा, मैं ज़रा दोबारा ज़रा सियासत की तरफ जाना चाहूँगा। नाज बीबी, अब ज़रा बताइएगा कि राज साहब तो बड़े फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं, आगे ये 50 लाख घर भी बनाने जा रहे हैं, गुर्बत भी ख़त्म करने जा रहे हैं, और इनके तो बड़े अच्छे अच्छे प्लान नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये इम्प्लीमेंट होंगे नहीं होंगे, आपका क्या ख्याल है? फिर मैं जाऊँ ज़रा राज साहब के पास। जी नाज बीबी। जी, पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि फ्रंट फुट पे खेल के इन्होंने कौन से 50 लाख घर बना दिए, कौन सी 1 करोड़। तो रातों रात तो नहीं बन जाएंगे ना 50 लाख घर। 7 महीने हो गए ना, जिस हिसाब से एक घर भी बना देते, 7 महीने में एक घर भी नहीं बना, तो बाकी उस स्पीड से अगर जाएंगे तो कितने घर ही बना देंगे। फिर उसके अलावा नौकरियां, 1 करोड़ नौकरियां कहीं थी, 1 करोड़ नौकरियां क्या मिलनी थी, रोजगार तो लोगों के हाथों से छिन गया, गुर्बत कहाँ पहुंच गई, इन्फ्लेशन कितनी हो गई, डबल इन्फ्लेशन हो गई। अब पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा, 1 अप्रैल को आवाम को दोबारा अप्रैल फूल मनाने का प्रोग्राम है हुकूमत का, दोबारा ओगरा ने पेशकश की है कि मजीद जो है 12 रुपए जो है वो पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में मिट्टी के तेल में इजाफा किया जाए, तो गरीब कहाँ जाएगा? ये नौकरियां देने का प्रोग्राम था या नौकरियां छीनने का प्रोग्राम था? फिर आप देखेंगे बिजली के बिलों में जितना इजाफा हुआ है, इस पे किस बात से फ्रंट फुट में आके खेल रहे हैं, जरा मुझे समझाएं प्लीज। फिर कर्जा हम देंगे नहीं, किसी मुल्क से IMF से कर्जा नहीं लेंगे। राज साहब वैसे बड़ी बात की, 1 करोड़ नौकरियां और बिजली के बिल 142 पे डॉलर मिल रहा है राना साहब, 123 पे हुकूमत आई थी और आज 143 तक पहुंच चुका है डॉलर, 143 पे पहुंच चुका है और मेरे ख्याल में 160 तक जाएगा। तो अब ये तो फिर आप मुझे बताइए ना कि इस सूरत हाल का जिम्मेदार, अच्छा पीपल्स पार्टी ने 5 साल में टोटल 28 रुपया अगर कीमत, उस दौर में जब मुश्किल दौर में था मुल्क, दहशतगर्दी की लपेट में था, सैलाब और जल्जले आ रहे थे, उस मुश्किल वक्त में अगर 5 साल के अंदर 28 रुपया बढ़ा, इन्होंने तो आते ही छक्के चौके सिक्सर लगा दिए, और वो ऐसे सिक्सर मारे छक्के चौके के रुपए की कीमत जो है वो आसमान। ये फिर से ज्यादती की बात हो रही है, फिर ज्यादती की बात है। चले आप एक्सप्लेन कर देना बीबी जो कह रही है, फिर से ज्यादती की। चले बीबी जो कह रही है जिस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी 60 रुपए का डॉलर था, जिस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई थी 95 रुपए का डॉलर था। ये 50% से ज्यादा डिवैल्यूएशन थी। अब परसेंटेज टर्म्स में देखें ना, अब उसको आप 35 रुपए कह ले तो और बात है, उसको आप अगर परसेंटेज निकालेंगे 50 से ऊपर परसेंट बनती है। अच्छा जी। अच्छा, जिस वक्त PTI की गवर्नमेंट आई है 128 रुपए का डॉलर तो हमें उस दिन मिला है। आप बेशक इसको गूगल करके अभी देख लें कि 15 अगस्त को क्या रेट। आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। 123 डॉलर आप टीवी पे आप सही बता दें, आप लाइव शो पे गलत बात कर रहे हैं। आप सही बात कर दें, आप सही बात कर देना, आप सही बात कर दें। 123 पे था डॉलर, आप गलत बात कर रहे हैं। मैं आपके साथ बहस नहीं करता, इस पे 123 कर दें, 123 के ऊपर ही चल पड़ दें। सच बोलें, मैं नहीं, आप सच बोल रही हैं, मैं आपकी तायद कर देता हूँ। 123 से आगे गिनती कर लें, 123 से 123 पे ओके जी। एंड टुडे मैंने ओके कहा तो दिया ना, आगे चलें। चले आगे चले जी, आगे चले। आप अगर आगे तो चले ना, 123 के ऊपर ये कितने परसेंट बनते हैं जी? ये 35% है, खुदा ना खास्ता। आप तो डिवैल्यूएशन की बात पीपल्स पार्टी वाले तो पता नहीं करते कैसे। इनके दौर में सबसे बड़ी डिवैल्यूएशन है, सबसे बड़ी डिवैल्यूएशन इनके दौर में हुई। और उसके बाद राणा साहब ये भी पिछले सेगमेंट में जो बात कर रही थी, जब मैंने इनको कहा कि जी बेनामी अकाउंटों का आप पहले हिसाब तो दें। बीबी अब बात तो मुझे करने दें प्लीज। अच्छा चले जरा बेबी प्लीज बात कर लेने दें। ये क्या परसेंटेज आप मुझे सिखा रहे हैं? कौन सी मैथमेटिक्स? हमने नहीं बढ़ा दिया, हमने नहीं बढ़ा दिया। ये पिछली 2 हुकूमतों की मिसमैनेजमेंट का नतीजा है, ये हमने नहीं बढ़ा दिया। और जिस वक्त मैं अच्छा बात तो कर लेने दें ना प्लीज, बात तो कर लेने। अच्छा चलो जी, आप बात कर लेने दें, मैं चुप हो जाता हूँ, फिर आप बात कर लेना। चलो चलो, जिस वक्त बेनामी अकाउंटों की
जी राणा साहब, करो जी करो, जिस करो। वक्त बेनामी अकाउंटों की बात हो रही थी तो मैंने कहा जो अकाउंट पकड़े गए हैं पहले उनका जवाब तो दे दें, तो बीबी ने फरमाया था आगे से कि आपने जवाब लेना है या अदालतों ने जवाब लेना है। ये एक मिनट में ये अदालतों का मामला हमारे ऊपर डाल देते हैं और हमारा मामला अदालतों के साथ क्लब कर देते हैं। मैं ना नैब का स्पोक्समैन हूँ ना मैं सुप्रीम कोर्ट का स्पोक्समैन हूँ। अच्छा, मैं पीटीआई की तरफ से यहाँ पे आया बैठा हूँ। अच्छा। अगर ये केसेस हैं इनके ऊपर हमारे दौर से पहले के बने हुए हैं और अगर अब भी कोई बन रहे हैं तो वो नैब बना रही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं बना रही है, नैब बना रही है। ठीक है। पीटीआई की हुकूमत ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। सही। ये हमें क्यों उनके साथ खामखा क्लब करते हैं अपने आप को स्केप कोर्ट बनाने की, नाज बीबी हमें का स्केप जवाब कोर्ट जो है बना के राज साहब- अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करते हैं। जी चलो जवाब जो नाज बाकी बीबी रही का बात वक्त जो बड़ा आपने मुख्तसर घरों है। की बात की थी जी जी, आप राणा साहब, मुझे आपने जो घरों की बात की थी, जो आपने पॉवर्टी एवेल्युएशन की बात की थी, मुझे उसके ऊपर 1 मिनट दे दें। जी जी जरूर ये जरूर। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा पॉवर्टी एलिवेशन का प्रोग्राम आया है। इसके तहत नई एक वजारत बनने जा रही है और पाकिस्तान में इतने ज़्यादा लोगों को आज तक गुर्बत मुकाओ प्रोग्राम के नाम से जितने प्रोग्राम शुरू हुए, इतना बड़ा इंटरवेंशन और इतना बड़ा गेम चेंजर प्लान ना आज से पहले किसी ने बनाया है और ना आइंदा कभी कोई इस तरह की चीज़ बनाने की ज़रूरत पेश आएगी, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला हमारा ये प्लान पाकिस्तान के गरीबों को बेहतर ज़िंदगी के मौके देगा। ये एहसास की बात है, इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम भी एहसास प्रोग्राम रखा गया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का टोटल प्लान गरीबों के ऊपर उसकी फोकस है और ये फोकस लेकिन इंशाअल्लाह बिजली ताला के बिलों पूरा ने तो होगा। दस दियो ना राज साहब, ये नाज बीबी जड़ी पूछ रही जी, है। राणा साहब पहले तो मेरा सवाल है, बड़ा मासूमाना सवाल है, कितना पैसा आपने रखा हुआ है इस वक्त 1 करोड़ नौकरियों के लिए और 50 लाख घरों के लिए? दसो जी फिर राज उसके साहब। बाद मुझे बताइए। एक मिनट राज साहब का एक स्टेप बाय स्टेप चलते ना, राज साहब ने साथ लड़ एक दिए। सवाल मुकम्मल होने देना। 3.8 इस वक्त आपकी आप जीडीपी सवाल ले है। लें। जब आपको हुकूमत मिली 5.8 पे हुकूमत मिली, 5.8 जीडीपी थी, आज जीडीपी 3.8 है और 1 करोड़ नौकरियों का मतलब है जीडीपी 7 आपकी होनी चाहिए, तब 1 करोड़ नौकरियां आप दे रहे होंगे जब आपकी जीडीपी 7 तक होगी। दसो जी इस जल्दी वक्त नाल जवाब दो जी। जीडीपी अच्छा एक मिनट बीबी मुझे जवाब तो लेने देना। जी जी राज साहब जवाब दे देखिए जी। जी, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए 80 अरब रुपया नया मुख्तस किया गया है, जो अगले सालों में बढ़कर 120 अरब रुपया एडिशनल हो जाएगा। लो जी ये मौजूदा 120 जो अरब हो रकम जाएगा। इस मद में खर्च हो रही है उससे ज्यादा होगा। जी उससे नहीं, एडिशनल है ये। अच्छा। जो हाजिर वक्त में